हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी लोगों का इस साहित्य मंच में। आज हम लोग जो हिंदी साहित्य के चर्चा परिचर्चा में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को जो हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में, उसमें आर्य भाषा के अंतर्गत मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हम लोगों ने पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश की बात की थी, जिसमें से हम लोगों ने प्राकृत और अपभ्रंश पढ़ लिए थे। हम लोगों ने पाली और प्राकृत पढ़ लिए थे। अब हम लोग अपभ्रंश को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में बताए थे हम कि पाली भाषा का जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक है, तथा प्राकृत की जो भाषा का जो समय सीमा है वह 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक है, तथा आगे अपभ्रंश की भाषा का जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीर, अभिरोक्ति आदि नामों से जाना जाता है। भर्तृहरि ने वाक्यपद्यम में सर्वप्रथम वैडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंडी अर्थात छठी सदी में हुए जो चंडी हुए, उन्होंने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। रामचंद्र शुक्ल का मंतव्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा की दृष्टि से आप इसको ध्यान से देखिएगा। उनका कथन है, अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। बल्भी और बल्भी स्थान है, उनके जो राजा हैं, राजा का नाम है धारसेन द्वितीय। उनका एक शिलालेख है, उस शिलालेख में अपभ्रंश नाम मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसने कहा है? तो धारसेन द्वितीय ने अपने पिता को लेकर के, जिनके पिता का नाम गुहसेन है, उसमें उन्होंने अपभ्रंश का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके पिता संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के कवि हैं। आगे बात करें आचार्य दंडी का भी कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को अभीरों की भाषा अर्थात या फिर आभीर कहा है। भरत मुनि की बात करें, भरत मुनि ने अपभ्रंश को आभीरोक्ति कहा है। वाणभट्ट और हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा है। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। रुद्रट ने काव्य अलंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया, उनमें एक अपभ्रंश भी है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रंश माना है। ग्रियर्सन, पिसेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ, याकोबी, जुल ब्लाख, अल्सडार्क आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। स्वयंभू की रचना पौंचरित 8वीं शती की यह रचना है। अपभ्रंश की रचना है जो राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। अगली रचना पुष्पदंत की महापुराण है। पुष्पदंत लेखक हैं, उनकी रचना महापुराण है जो 10वीं शती में लिखी गई है, जिसमें 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। इसके 2 भाग हैं, एक है आदि पुराण और दूसरा है उत्तर पुराण। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी
तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल अर्थात गोल्डन एज माना है। धीरेन्द्र वर्मा ने यह माना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश भी रही होगी, अतः इसके भी 5 भेद हैं। जिस प्रकार से प्राकृत के 5 भेद हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से अपभ्रंश के भी धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों क्लास, बने रहिएगा इसी तरह से। पहला सौर श्रेणी प्राकृत, दूसरा मागधी प्राकृत, तीसरा अर्ध मागधी प्राकृत और पैशाची प्राकृत, पांचवा से महाराष्ट्रीय प्राकृत से बना आपका सौर श्रेणी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अर्थात आप अगर प्राकृत भाषाओं को याद कर लेते हैं तो आपको अपभ्रंश याद करने में जरा सा भी कठिनाई नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं अवहट्ट। अवहट्ट किसे कहते हैं? अवहट्ट की चर्चा हम लोग अगली परिचर्चा में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना पेन और पेज को विराम दीजिए। इसी प्रकार से क्लास स्टार्ट करने से पूर्व आप पेन और पेपर लेके बैठें ताकि ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करें। आप अगर बीए का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, एमए का लिख रहे हैं, नेट जेआरएफ का लिख रहे हैं या नेट जेआरएफ में आप अपीयर कर रहे हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये खास करके मैंने नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों और उन भावी प्रोफेसरों के लिए मैंने बनाया है तथा इस पॉइंट के माध्यम से आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर या फिर आप चाहे तो बीए और एमए के विद्यार्थियों के साथ शेयर या साझा करके उनको अपने परीक्षा में 1-2 पॉइंट छाट करके अगर आप परीक्षा में लिखते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बाकी बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और नई वीडियो लाने का और अच्छी तरह से वीडियो और अच्छे व्याख्यान लाने का मैं प्रयास करूं।